हमारे एक्सपर्ट पैनल में पूरे जो विषय के विशेषज्ञ हैं वो सारे जुड़ चुके हैं और अपने अपने जो विषय में जिस तरह का पेपर रहा है उसको हल करने की कवायद जो है लगातार यहाँ पर जारी है। और इसमें खास बात है कि देखिए पर्यावरण अध्ययन पर विशेष इस लेवल में जोर रहता है और उसके साथ में गणित आ जाती है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत जो भाषा रहती है उसको खासे जो अभ्यर्थी रहते हैं वो यहाँ पर चूज करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले प्रश्न पत्र को हल किया था उसी तरह से अब दूसरी पारी के इस प्रश्न पत्र को हल करने की जो कवायद है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है और कोशिश करते हैं कि दूसरी पारी के बारे में राघव सर से ही जानने की। सर, इस बार दूसरी पारी का पेपर किस तरह का रहा? बहुत सरल सहज क्वेश्चन सहज बिल्कुल रहा और मुझे लगता है कि अच्छी मेरिट भी ठीक होनी चाहिए और बच्चों ने इसको एंजॉय किया होगा। और लगभग सारा बहुत सामान्य था, इसलिए कोई टेंशन तनाव वाली बात नहीं थी और लंबे समय से परीक्षा चली आ रही थी, इसलिए बच्चों ने काफी अच्छी तैयारी की थी और उस तैयारी के आधार पर प्रश्न बहुत सरल होना चाहिए। हालांकि मेरे हिंदी में तो फिर एक प्रश्न गलत हो गया, बल्कि 2 गलत हो रहे हैं, लेकिन एक तो बिल्कुल ही गलत हो गया। पिछले परीक्षा में भी आपने बोनस दिलवा दिया, इसमें भी मुझे लग रहा है पिछले में भी प्रश्न गलत है और इसमें भी प्रश्न गलत है। मैं देखो पहले यहाँ पर ये जो अवतरण है विद्याभासी पुरुष को ये इस अवतरण में से मैं प्रश्न लेता हूं और प्रश्न 36 है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? तो विदुषी है, बिल्कुल बी आंसर इसका सही है। एक वचन बहुवचन का सही युग्म है और उसका आंसर है पुस्तक का पुस्तकें। पुस्तक एक वचन और पुस्तक बहुवचन है, तो ये बी आंसर सही है। उद्यत शब्द का सही अर्थ क्या? उद्यत के लिए तैयार, मैं इस काम के लिए उद्यत हूं, इसमें दे भी रखा है, बहुत सरल है और सी आंसर इसका सही है। और उसके बाद में 39वां प्रश्न है, बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं, वाक्य में कौन सा काल है? काल पूछा है और यह है सामान्य वर्तमान काल। यह बिल्कुल सामान्य वर्तमान काल है क्योंकि जो सामान्य अवधारणाएं प्रस्तुत की जाती हैं सामान्य वर्तमान काल में होती है। 40वां प्रश्न है, जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो वह है। बहुत क्लियर है, जो समास की जो परिभाषा है उसमें कर्मधारय समास है क्योंकि उसमें विशेषण विशेष और उपमेय उपमान होता है। ये जो प्रश्न है जो गलत हो गया वो है 40वां। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है। देखिए ये वाक्य पिछली परीक्षा में भी था और उसमें साहस को पूछा था और वो भाववाचक संज्ञा थी। यहां पर ये रेखांकन गलत लग गया और ये रेखांकन लग गया वापस साहस के साथ, और साहस तो भाववाचक संज्ञा है और प्रश्न पूछा है विशेषण। ये रेखांकन लगना चाहिए था अदम्य के साथ, तो अदम्य जो है विशेषण था। ये बिल्कुल अंडरलाइनिंग बहुत गलत शब्द के नीचे आ गई और इसलिए ये भाववाचक संज्ञा, ये तो भाववाचक संज्ञा जो रेखांकन और पूछा है विशेषण, ये प्रश्न बिल्कुल गलत हो गया। इसलिए इस पर बोनस अंक की मांग की जा सकती है। बिल्कुल बोनस अंक मिलेगा ही, उसमें कोई शक नहीं है। और 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द चिन्ह कौन सा है? बी है, बिल्कुल जो बी वाला है जिसमें डबल मार्क होता है, बस वो बी वाला है इसमें। इसके बाद में जो दूसरा जो उद्धरण है उस जो सुखी सफल और उत्तम जीवन वाला जो उद्धरण है उसमें देश शब्द का पर्यायवाची क्या है बताइए? देश का पर्यायवाची राष्ट्र दे रखा है। कोई इससे सरल कोई प्रश्न हो सकता है? दूसरा है उत्तम का विलोम क्या? उत्तम का विलोम अध है। खूब रटवाते और तैयार कराते, बच्चों को खूब तैयार कर चुके हम लोग। और अपने हित के लिए किया गया कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? और अपने हित के लिए सामान्यतः बच्चे कहीं परोपकार न कर जाएं, अपने हित के लिए काम होता है स्वार्थ, स्व अर्थ, खुद के लिए, इसलिए इसका सी आंसर सही है। विद्वेष शब्द में उपसर्ग है, द्वेष शब्द है और इसलिए इसका उपसर्ग होगा वी उपसर्ग है और ए इसका आंसर सही है। वी उपसर्ग है, वह के छोटी की मात्रा। और यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार है। यथा जहां भी आएगा वहां पर अव्ययी भाव समास होगा और ये अव्ययी भाव समास है। खूब इस पे तैयारी की गई है। और उसके बाद में फिर जो कुछ प्रश्न है वो है देखिए मुहावरे को लेकर के प्रश्न है। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। और इसमें सुरेश की तो अक्ल मर गई, अक्ल मरती नहीं, अक्ल मारी जाती है, तो ये गलत है। और बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा, दम घुटने लगता है, फूलता नहीं। और उसके बाद में दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे, ये बिल्कुल सही आंसर सही है, ये सी आंसर सही है। और चोरी करते उसकी नाक झुक गई नहीं, उसकी नाक कट गई, नाक कटना मुहावरा है। और हिंदी भाषा में ये फिर एक प्रश्न गलत हो गया। ये दूसरा प्रश्न ये है,
ये प्रश्न आप देखिए बहुत ये ठीक नहीं है। यही प्रश्न पिछली परीक्षा में भी आया है, तो बच्चों ने उसको डिस्कशन कर लिया होगा, ये पेपर तो आउट हो, ये प्रश्न तो आउट हो गया। फिर लेकिन इसमें गलती हो गई। हिंदी भाषा में वाक्य के प्रमुख अंग होते हैं, यह है, और उस प्रमुख की जगह आ गया मनुष्य अंग होते हैं। ये तो सीरियस मिसप्रिंट है, और इसलिए मनुष्य अंग होते हैं तो कोई वाक्य नहीं बना। हालांकि इसमें आंसर तो इसका 2 है, लेकिन ये मनुष्य प्रश्न होने से ये प्रश्न भी बिल्कुल बच्चे इसके भी रद्द करने की मांग कर सकते हैं, इसलिए 2 प्रश्न ऐसे हो गए। 57वां प्रश्न है, खुद श्रीमान बैंगन खाएं और औरों को परहेज बताएं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो ये डी है साहब, केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में न लाना, बस यही बात है इसमें। सर अब आम जीवन में भी हम या ऐसा महसूस करते हैं। या हमारे अब देखिए, हम बच्चों को तो मेहनत करने की बात करते हैं और पेपर बनाते समय हम लोग मेहनत में कच्चे रह जाते हैं, ये ठीक नहीं है। और परोपकार में किस संधि का उपयोग है? पर और उपकार है, ए और ऊ है, गुण संधि है, इसलिए इसका बी आंसर सही है। और इसमें अगला प्रश्न जो है 59, मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था। ये की जब जहां भी आ जाता है वहां पर ये मिश्र वाक्य होता है, इसलिए इसका आंसर मिश्र वाक्य बी। और आपका जीवन सुखमय हो, अर्थभेद के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? आपका जीवन सुखमय है, ये इच्छावाचक है, इच्छार्थक है, इच्छावाचक है, बी आंसर बास। तो ये हमारे 18 प्रश्न व्याकरण के आए हैं इसमें, और इसमें 2 प्रश्नों में बहुत गड़बड़ हो गई, 16 प्रश्न बिल्कुल सही है, बच्चों ने अच्छा किया होगा। तो सर हिंदी का तो आपके कोई विकल्प हो नहीं सकता, आपका कोई जवाब नहीं है, बहुत चुटकियों में आपने हल कर दिया। मैम कुछ जो सवाल व्याकरण से जुड़े हैं, भाषा से। हाँ, हिंदी भाषा शिक्षण को लेकर बात करें, 12 प्रश्न आए हैं और 12 प्रश्न बहुत सरल हैं, विद्यार्थियों ने चुटकियों में इसका हल कर लिया होगा। बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? आशु भाषण जो है उस योग्यता में आता ही है। रेडियो अधिगम सामग्री है, सभी जानते हैं कि श्रव्य सामग्री है रेडियो। ध्वनि, शब्द, वाक्य रचना और ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? ये ज्ञानात्मक उद्देश्य में आता है और बहुत बार बताया गया है विद्यार्थियों को। शिक्षक शाम पर कॉपी या स्लेट अक्षरों पर लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उसके नीचे स्वयं लिखे, तो क्या होगा भाई? ये तो अनुकरण होगा, तो इसका उत्तर सही होगा अनुकरण विधि। नेक्स्ट देखते हैं, बहुविकल्प, सही गलत, विषम का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के भेद है? तो ये होगा हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और ये सुबह भी ऐसा एक प्रश्न आया था, तो विद्यार्थियों ने सही किया होगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, तो देखिए, उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है। विद्यार्थियों ने इसका उत्तर दिया होगा फ्रोबेल। कई बार हमने इसको रटा, बहुत इजी। महात्मा गांधी जो है वो बेसिक शिक्षा में प्रमुख सिद्धांत किसको लेकर आते हैं? वो लेकर आते हैं मातृभाषा शिक्षण को। इतना इजी प्रश्न है। और अगर 2 प्रश्नों पर बात करें तो व्याकरण शिक्षण प्रणाली का विकृत रूप अगर हम सुग्गा प्रणाली को कहते हैं तो कौन सी है वो? पाठ्य पुस्तक प्रणाली जो है, इसका बिल्कुल सही उत्तर। नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति सभी विद्यार्थी जानते हैं कि जॉन ड्यूवी और किल पैट्रिक इसको लेकर आए हैं, तो सीधा साधा उनको सही उत्तर मिला। इसके बाद अगर हम बात करें, परिभाषा दी गई, हो सकता है कि वो परिभाषा विद्यार्थियों को ना आए, लेकिन फिर भी वो परिभाषा बहुत ही सरल थी और उसका सही उत्तर है हर्बर्ट ने जो है वो रुचि का जो है वो सदैव ध्यान रखना चाहिए बालकों की, ऐसा कहा। नेक्स्ट हम देखते हैं, पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए क्या होगी? वो साध्य नहीं है, केवल साधन और साधन के रूप में प्रयोग में ली जाती है। लास्ट प्रश्न अगर हम देखें तो भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य और दृश्य साधन की बात अगर की जा रही है, श्रव्य की बात भी हो गई और दृश्य की बात भी हो गई, तो फिर वो बात होगी हमारी अभिनय जो है वो श्रव्य और दृश्य दोनों संसाधनों में काम में लिया जाता है। बहुत ही इजी गोइंग जो है वो प्रश्न आए तो विद्यार्थी सही लेकिन करके आएंगे। मैं महेश जी कहना चाहता हूं कि न्यूज 18 ने बहुत कमाल कर दिया। इधर पेपर खत्म हो रहा है और बच्चे थोड़ा संभल रहे हैं और उधर उनके सामने की जारी कर रहा है न्यूज 18। बहुत धन्यवाद सर। बहुत कम समय में आप लोगों ने जो सवाल यहाँ पर हल किए हैं हिंदी विषय के, कोशिश है मेरी कि पर्यावरण अध्ययन पर जिस तरह से कवायद पर जो आंसर की तैयार करने की चल रही है उसमें जान लेते हैं सर कितने सवालों के हल हो पाए हैं और क्या हम विद्यार्थियों को दे सकते हैं अभी आंसर की? पर्यावरण अध्ययन में हमें मनोज रांगेरा जी बताएंगे। पहले देखो, एक तो क्वेश्चन इसमें आया है राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान का राजकीय वृक्ष, जिसको आप खेजड़ी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। दूसरे नंबर पर हम क्वेश्चन देखना चाहेंगे, भारत के जलीय जीव को लेकर क्वेश्चन आया है, जिसका आंसर होगा गंगे डॉल्फिन या गंगाई डॉल्फिन के नाम से भी आप जान सकते हैं। डॉल्फिन की वह प्रजाति जो गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम को लेकर क्वेश्चन आया था। तो भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम का आपके प्रारंभ या लागू करने की बात करते हैं तो 1972 में लागू हुआ, जिसको राजस्थान में 1973 में लागू किया गया। तो इसका सही आंसर होगा 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जैव विविधता को लेकर। जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो रोजर व्यक्ति के द्वारा इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया।
एक क्वेश्चन आता है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीवन आप कर रहे हो? जल, एक क्वेश्चन था जल दिवस को लेकर, जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बर्फ से बने हुए मकान क्या कहलाते हैं जो आपके एस्किमो जनजाति के द्वारा मूलतः बनाए जाते हैं, जिनको आपके इग्लू के नाम से जाना जाता है। गुंबदाकार आकृति इनकी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में वह जिला कौन सा है जो सबसे ज्यादा जिलों के साथ साझा करता है या सीमा बनाता है? तो इसका आंसर नंबर 1 पर तो आता है पाली, लेकिन इसमें पाली ना होने के कारण ऑप्शन में इसका आंसर नागौर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, पर्यावरण के जैविक घटक को लेकर इसके आंसर की बात करते हैं तो पेड़ पौधे इसका आंसर देखने को मिला। नेक्स्ट, वनानुमूलन के दुष्परिणाम पूछे गए थे इसमें, तो इसके अंदर जो 4 ऑप्शन थे उसमें मृदा अपरदन में वृद्धि इसका सही आंसर होगा, बाकी 3 ऑप्शन जो थे उनके कारण आपके आंसर गलत माने गए। नेक्स्ट सुनिएगा सर, इसके अंदर एक क्वेश्चन हो रहा है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को लेकर। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 22 मई को इसको मनाया जाता है और इसका सही आंसर देखने को मिलता है। अंतिम क्वेश्चन आपके इस पर्यावरण काल को लेकर मेरा जो क्वेश्चन था, सौर मंडल का या सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा बताया जाता है? तो इसमें बृहस्पति इसका सही आंसर होगा। और ये बहुत शानदार क्वेश्चन थे जिसके अंदर कठिन व सरल दोनों प्रकार के क्वेश्चनों का समावेश किया। बाकी धन्यवाद मनोज जी। निशा जी हमारे साथ में पर्यावरण के कुछ सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद है। मैम, कौन कौन से सवाल हैं जो आप यहाँ हमें बताने चाहेंगे? थोड़े से कला संस्कृति के क्वेश्चंस हैं यहाँ मेरे पास में, और बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए हैं जिनका स्टूडेंट इजीली जवाब दे सकता है। और सभी को पहले शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मैं चलती हूँ अपने पहले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और एक बहुत ही आसान सा इसका आंसर था जिसका होगा रक्षाबंधन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। तो एक और क्वेश्चन आपके मेलों से ही लिया गया था, सीताबाड़ी का मेला जहाँ लगता है वह स्थान कौन सा है? तो वो है केलवाड़ा, बारा के अंदर लगाया जाता है। और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इजी था कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है जो कि खेजड़ी है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आया था वो भी हमारे देवताओं को लेके, लोक देवताओं को लेके लिया गया था। राजस्थान में किस देवता को ऊंटों का देवता के नाम से जाना जाता है? और बहुत ही आसान सा जवाब था, पाबू जी को ऊंट के बीमार होने पर इसकी फड़ को बांचा भी जाता है। और एक और आसान सा क्वेश्चन और आया था हमारे पास में, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टुक के नाम से जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग होगा इसका राइट आंसर। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कहती हूँ कि एक आसानी से क्वेश्चन से, इतने कोई टफ इसका लेवल नहीं था। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। कोई विरोधाभास? क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। 2 बार रिपीट हुआ है। सेकंड में भी है। बिल्कुल। और कपड़ों का समूह है जिन्हें बिना सिले पहना जाता है। ऑब्जेक्टिव देखते ही पता चल रहा है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। धोती, साड़ी और पगड़ी, जिनमें कोई सिलाई नहीं होती है, डायरेक्ट यूज वाले होते हैं। और एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें उपयोग होता है? तो वो है हमारे आगमन विधि से संबंधित था इसका आंसर। हमने सबसे पहले हिंदी की बात कर ली थी, उसके बाद में हम पर्यावरण अध्ययन की जो है आंसर की अपने अभ्यर्थियों को पूरी तरह से बता चुके हैं। विज्ञान विषय पर हम बात कर रहे थे। डॉक्टर गोविंद शर्मा हमारे साथ में हैं। जो सवाल हैं उनके जवाब किस तरह से आप हमें? देखिए, इसमें एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके ऑप्शन भी बहुत अच्छे हैं। इसका उत्तर होगा रेनिन। रेनिन किडनी के द्वारा निकाला जाने वाला एंजाइम है। उसके बाद इसमें अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो साइंस में अगला प्रश्न आया है कि जातियों की रेड डाटा बुक जो होती है, रेड डाटा बुक जो प्रकाशित कौन करता है? इसका उत्तर होगा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN ये डाटा बुक जारी करता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना शोध कार्य किसके ऊपर किया था? तो मैं बता दूं, इसका उत्तर होगा उद्यान मटर। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी के प्रयोग किए थे उद्यान मटर के ऊपर। उसके बाद अगला प्रश्न चले यहाँ पर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? देखिए, एंजाइम पे दूसरी बार प्रश्न आ रहा है। पहला आया था नहीं होता है, अग्नाशय से संबंधित। अब आ रहा है कौन सा एंजाइम लार यानी कि सलाइवा यानी कि हमारे मुंह में उपस्थित होता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लैक्टेस, टाइलिन। तो इसका बहुत अच्छा उत्तर है टाइलिन। उसके बाद अगला प्रश्न है डिजीज और उनके कॉजेज एजेंट को लेकर। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम नामक जीवी से। अमीबाइसिस किससे होता है? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से। और ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से। और कोलेरा होता है विब्रियो कोलेरा नामक
जीवाणु से। तो ये यहाँ पर डिजीज और उनके जो कार्य उनके कारण हैं उनको लेकर प्रश्न है। इसमें पशु रोग से संबंधित एक प्रश्न भी आया है, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा मुर्गियों से संबंधित है रानीखेत रोग। और जगह का नाम भी है। रानीखेत जगह का नाम भी हिमाचल प्रदेश में, लेकिन मुर्गियों से संबंधित रोग है और जो कि इस समय राजस्थान में बहुत ज्यादा देखने को एक कंट्रोवर्सी कारण मिला था। बहुत अच्छा प्रश्न है कि अफीम किससे प्राप्त होता है? अफीम जो कि दर्द निवारक औषधियों में कार्य आता है, ये प्राप्त होता है हमें पेपावर सोमनीफेरम नाम के पौधे से। और ये तो बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था कि अफीम किससे प्राप्त होता है? पेपावर सोमनीफेरम नाम के पौधे से। और इसमें एक क्वेश्चन ये है जो कि विटामिन से हर साल प्रश्न आते हैं, तो इस साल भी विटामिन से प्रश्न है। और विटामिन का प्रश्न बहुत इजी है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स या बेरी। तो इसका उत्तर होगा रतौंधी। तो पेपर ना तो इजी है ना टफ है, पूछा है लेकिन ट्रिक्स करके पूछा है, विद्यार्थी को एक बार सोचने को जरूर टाइम देगा। तो साइंस के प्रश्न हम यहाँ पर जान चुके हैं, उनके हल हम जान चुके हैं। माथापच्ची वाले सवाल रह जाते हैं गणित के, आइए उनको किस तरह से हल किया जा सकता है। हमारे साथ में यहाँ पर धर्मेंद्र जी मौजूद हैं। किस तरह से सर जवाब देंगे, किस तरह से आपके जवाब यहाँ पर तैयार हैं? सर मैंने मॉर्निंग में भी कहा था, जिसने कैलकुलेशन की है उसके लिए पेपर इजी है और इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब सेकेंड लेवल बच्चा अगर ये पेपर अटेम्प्ट किया होगा तो बहुत मतलब कुछ समय में कर लिया होगा, मिनटों में कर लिया होगा। और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं जवाब देता हूँ सबके। जैसे एक प्रश्न है 20 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची और 50 सेंटीमीटर मोटी दीवार वाला जो क्वेश्चन है, इसका जवाब है 11,750। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक डायग्राम वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें दो समांतर भुजाएं दे रखी हैं। उस क्वेश्चन का जो डायग्राम का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 60 डिग्री यहाँ पर। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, मिलान चिन्हों वाला क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बच्चा छोटी क्लास में पढ़ता, सबको पता होता है। ऑप्शन सी, यानी पहले 4 डंडे खींचे फिर क्रॉस खींचा, उसके बाद 4 डंडे 9 बनाना था इसके अंदर। उसके बाद एक हमारा क्वेश्चन है मासिक वेतन, पाई चार्ट के ऊपर ये चैप्टर नया जोड़ा गया था, बहुत बड़ी क्वेश्चन है, 4000 इसका आंसर रहेगा। उसके बाद हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि पी ने 9,000 रुपए का ऋण 8.5% साधारण ब्याज पे जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर है 11,040। हो सकता है बच्चा जल्दबाजी में 2,040 कर दे, क्योंकि यहाँ पर मिश्र धन का कॉन्सेप्ट बोल दिया गया उसने, पर बच्चा ब्याज के चक्कर में इसको गलत कर सकता है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि जैसे हम क्लास में बनाना सिखाते हैं कि एक पेपर है, इस पेपर को फोल्ड कर लीजिए, ये बेलन बन गया आपका, और इसी पे क्लास में पढ़ाया गया था, एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ गया। तो इसका आंसर है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद फिर एक फिगर पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें जब लाइन एक दूसरे को क्रॉस काटती है तो इसका आंसर रहेगा 65 डिग्री। उसके बाद एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है। यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको अगर जल्दबाजी में पढ़ा तो आंसर गलत करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, 5 चक्कर लगाने पड़ता है दूरी, यानी परिमाप निकाल के सॉल्यूशन निकालेंगे तो 1600 मीटर आएगा, पर यहाँ पर 1.6 किलोमीटर दे रखा है। इसको ध्यान रखना है हम लोगों की, यूनिट्स को बहुत चेंज किया है इन लोगों ने, यानी कंसंट्रेशन जरूरी है यहाँ पर। उसके बाद 2 मीटर, 1.5 मीटर, 1 मीटर नाप के पानी के टैंक को एक नल द्वारा 20 लीटर वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर 2 घंटे 30 मिनट इसका आंसर रहेगा। उसके बाद हम बात करें 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर है। यहाँ पर अभाज्य संख्या के बारे में पूछा गया, जल्दबाजी में करोगे डेफिनेटली गलत किया होगा। इसका आंसर 86, बस सिंपल चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन 12 दर्जन, 12 लिखा हुआ फिर दर्जन लिखा हुआ, कंफ्यूज करने के लिए। तो 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपए है, तो 25 पेनों का मूल्य पूछा गया, यानी एक पेन का मूल्य निकालकर इसका आंसर आएगा 125 रुपए। देन 5 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है, उनमें से छात्र को फ्री कर दिया 50 किलोग्राम वाले को, तो जो बचेगा उसका 37.5 इसका आंसर रहेगा। इसके बाद हम बात करें आगे, एक वस्तु 10% लाभ विक्रय मूल्य 330 रुपए में बेची गई है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 300 रुपए इसका आंसर है। एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं, और इसका क्वेश्चन का आंसर 15 है। देन एक यहाँ पर एक बार वाला क्वेश्चन है, 0.1233 के ऊपर बार है, इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है 37/300 इसका आंसर रहेगा। अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है तो डेफिनेटली आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। उसके बाद 112वां क्वेश्चन है, सिक्कों पर क्वेश्चन है, 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य, आप ऑप्शन से ट्राई कर लीजिए, ऑप्शन बी इसका आंसर निकलेगा। क्वेश्चन 113 भिन्न वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर 2/7, 3/13 और 5/6 को सही अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब ऊपर से नीचे की ओर चलना है हम लोगों को, बड़े से छोटे की तरफ, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। देन इसके बाद एक कैलकुलेशन करनी थी, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन डी 17/30, इसको सुन लीजिएगा क्योंकि मैं नंबर्स बोल देता हूँ, चलो एक बार, -1 3/5 माइनस फिर ब्रैकेट में 2 2/3 -4 5/6 आपको दे रखा है, इसका कैलकुलेशन आपको करना था। 115 नंबर का जो क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 244 और 2052 से विभाजित करना है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन से आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद 116वां क्वेश्चन जो है 1 करोड़, ये तो कोई भी कर लेगा, आई थिंक जरूरत नहीं है क्योंकि चेक सब बढ़ते हैं। और इसके बाद हम 117वां क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ पर लिखा हुआ यदि 3 1 P5 3 का गुणा यानी 3 का मल्टीपल है तो 3 का भाग लगा लीजिए, और पूछ रहा है अधिकतम मान क्या होगा, तो इसका आंसर 9 होगा।
एंड कुछ एक क्वेश्चन हमारे और बच गए हैं। 118वां क्वेश्चन हमारा, जिसमें एक सिंपल सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, 416 इसका आंसर रहेगा। उसके बाद वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित है, ऑप्शन से ट्राई कर लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन अगर मैं मैथ्स का बात करूं, इसके अलावा एक संख्या दे रखी है, उस संख्या में 3, 4, 5 के स्थानीय मानक गुणनफल, इसका आंसर ऑप्शन डी, 6 के बाद 7 जीरो लगानी है। ठीक है, ये आंसर है। इसके अलावा कुछ शिक्षण विधि के क्वेश्चन है, थोड़ा सा बता देता हूँ मोटा मोटा आप लोगों को। तो इंजीनियर धर्मेंद्र गुप्ता हमें जिस तरह से जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं कि मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूला हैं वो किस तरीके से आप आजमा सकते हैं। अब हालांकि ये पेपर तो जा चुका है, लेकिन अब मिलान किया जा सकता है। कुछ सवाल और आप बताना मैं चाहेंगे? आपको थोड़ा करेक्ट करूंगा, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन अब आने लग गए वो फॉर्मूले से आते ही नहीं है। यानी अगर क्लास में आपने क्वेश्चन का लैंग्वेज को निकालना सीख लिया ना, तो आंसर निकालना सीख लिया आपने। यानी अगर आपने केवल क्लास की अगर शुरू की 2-2 क्लास पढ़ ली ना हर चैप्टर की, डेफिनेटली आपने इस पेपर को सॉल्व कर लिया होगा। सवाल जरूरत और हैं आपके पास? हाँ सर, 2-3 क्वेश्चन बता देता थोड़ा सा हूँ। जल्दी। गणित सभ्यता और संस्कृति वाला क्वेश्चन, इसका आंसर है हॉगबेन, अलग अलग भागों को जोड़ना, इसका आंसर है शिक्षण विधि। उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता, इसका आंसर है ऑप्शन बी, समस्या के कारणों पर की सही पहचान पर। धन्यवाद सर। तो धर्मेंद्र जी हमें जिस तरह से मैथमेटिक्स के सवाल हल करके बता रहे थे, किस तरह से एक एक सवाल के जवाब जो है उन्होंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमारे साथ में यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर लेते हैं। मोहित जी तैयार हैं आप? तो पूरी तरह बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों। और जो दूसरी पारी में पेपर आया वो पहली पारी जैसा ही है, लेकिन इसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा थे। मुझे लगता है कि आपने जब ये पेपर किया होगा तो बहुत मुस्कुराते हुए किया होगा, बहुत इजी प्रश्न है। तो चलिए प्रश्नों के एक बार जवाब देखते हैं। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है, बुद्धि लगती होगी। सीधे सीधे सूत्र पे था, जवाब है 120। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सिगमंड फ्रायड। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो जवाब है अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था। एक स्टेटमेंट को लेकर प्रश्न किया गया कि मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। इस कथन का विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो समान प्रतिरूप का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन एम कोरे से संबंधित है? अब तक ऐसे प्रश्न पूछा गया कि क्रियात्मक अनुसंधान किसने किया, इस बार उल्टा कर दिया है, लेकिन जवाब है क्रियात्मक अनुसंधान। एक व्यक्ति में एक समय में 2 विपरीत इच्छाएं हो तो क्या है स्थिति? तो वह है द्वंद्व। निम्न में से कौन सा मास्लो का आवश्यकता का पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? 5 उन्होंने आवश्यकताएं बताई हैं, और जो सम्मिलित नहीं है वो है व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। जवाब है प्राप्तांकों की बारंबारता। डाउन सिंड्रोम का कारण है, यह है ट्राइसोमी 21, त्रिगुण सूत्रता 21। और फिर बात करें व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? अब क्वेश्चन जैविक कारक पे है, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ हमारे साथी गलती कर गए हों। जवाब है अभिभावक बालक संबंध। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए किया गया, दैहिक अभिप्रेरक नहीं, तो दैहिक अभिप्रेरक जो नहीं है वो है उपलब्धि। जबकि अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से इसको भी आपने सही किया होगा। रेमंड कैटल द्वारा व्यक्तित्व के कितने कारक बताए गए? ऐसा प्रश्न पहली पारी में भी आया था और इसका जवाब है 16। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत। फिर बहुत सरल प्रश्न, जवाब है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आप देखिए सारे के सारे सिद्धांत किसने दिए, किससे संबंधित है? तो फैक्ट्स पे प्रश्न थे। हार्वर्ड गार्डनर इसका जवाब है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आरटीई 2009 जो है वो किस आयु वर्ग के बालकों के लिए है? तो बहुत इजी, फिर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है, और ये पहली पारी में इस रूप में ही आया था कि कहाँ उसकी सीमाएं लगती हैं। फिर एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रोफेसर यशपाल हैं। बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? अच्छा क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की बात की है, जवाब रहेगा धीमी गति से सीखने वाले बालक। विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन, बिल्कुल व्यावसायिक समायोजन, आप उसी दौर से गुजर रहे हैं, और दौर है किशोरावस्था का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न हमारे पास आता है पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो बिल्कुल पारितोषिक और दंड की बात है, क्रिया प्रसूत की बात यहाँ पे की गई है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य है बालक के चिंतन का गणितीकरण। कौन सा रोग वंशानुगत है? ये कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी से रिलेटेड ज्यादा है। एक क्वेश्चन और हमने देखा था, इसका जवाब आएगा फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिर आता है मध्यावधि परीक्षा का उदाहरण है, तो फॉर्मेटिव रचनात्मक इसका जवाब है। आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए, तो इसका जवाब है 30:1। तो ये लेकिन प्रश्न इसके अनुरूप है नहीं जी, अनुपात जो है उसके अनुरूप है नहीं लोग।
देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कागजों में हैं वो वास्तविक में नहीं दिखती, और ये बात जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे भी आती है कि सर जो लिखा हुआ है वो हो क्यों नहीं रहा। तो ये कुछ व्यवस्था की और कुछ विसंगतियां हैं जिनको मनोविज्ञान को मोह लिया है मोहित जी ने। अब बांटते हैं एन के शर्मा जी के पास में, अंग्रेजी विषय के जानकार हैं, चलते हैं उनके पास में। सर किस तरह से रहा है इंग्लिश का पेपर? ऐसा रहा है कि इस पेपर को अगर देखें तो 24-25 क्वेश्चंस इजीली हर बच्चा अटेम्प्ट कर लेगा। 4 या 5 क्वेश्चन में थोड़ा सा उसको ट्रिक लगाने की जरूरत है, बाकी ओवरऑल ठीक ठीक बच्चे अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो अभी डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। यहाँ 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक ये इंग्लिश का पार्ट है, और मैं इसमें बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम वावल साउंड? तो इसका आंसर है ए, इसमें सेम वावल साउंड है। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें कहा है कम्युनिकेटिव अप्रोच इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश हैज बीन प्रैक्टिस्ड एंड डेवलप्ड इन। देखिए क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है। आपको पता है कि CLT को डेवलप जो हुआ था वो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में हुआ था, और प्रैक्टिस्ड उन सभी कंट्रीज में था जो नॉन नेटिव स्पीकर्स थी, जहां इंग्लिश मदर टंग नहीं है। तो इस हिसाब से अगर ट्रिक लगाएं तो आंसर इसका हो गया डी, फ्रांस एंड ब्रिटेन। जबकि फ्रांस की कहीं चर्चा नहीं होती। हाँ, इसमें आपकी काम आ गई कि ब्रिटेन से आपका इससे लेना देना है।